हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के सिलेबस में आज हम अपना लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो था हमारा आईसीटी इन हायर एजुकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन हायर एजुकेशन, विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना संचार प्रौद्योगिकी। ये हमारा आईसीटी का फर्स्ट लेक्चर है और इसके बाद आने वाले 2-3 लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे, इस पूरे टॉपिक को, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। साथ ही हम इसमें अपने मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले आईसीटी की टर्मिनोलॉजी पर एक नज़र डाल लेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम इन 4 टॉपिक, भारत में शिक्षा प्रणाली, लोक प्रशासन की बुनियादी अवधारणाएं, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, इन सब को कंप्लीट कर चुके हैं डिटेल में। जितना हमारा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है हमने सारा कवर कर लिया है। और साथ ही साथ मैं अपने चैनल पर एक मर्ज लेक्चर वीडियो भी डालता चल रहा हूँ, जिसमें मैंने एक भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की 13 लेक्चर्स की पूरी मर्ज वीडियो डाल रखी है और लोक प्रशासन की 7 लेक्चर्स की एक मर्ज वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दी है। आप में से जिसने नहीं देखी हुई हो प्लीज़ उसे रेफ़र कीजिए। और अब इसके आगे मैं कार्मिक प्रशासन और वित्तीय प्रशासन की भी एक मर्ज वीडियो, सारे लेक्चर्स की एक मर्ज वीडियो डाल दूंगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, परेशानी ना हो। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना संचार प्रौद्योगिकी। इसमें हम सबसे पहले इसमें सूचना संप्रेषण किसे कहते हैं, प्रौद्योगिकी क्या है, और साथ ही इसमें वो इस्तेमाल होने वाले उपकरण या डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, ये हम डिटेल में एक बार इस लेक्चर में देखेंगे। और मेन सिलेबस हमारा अगले लेक्चर से शुरू होगा। तो आज शुरू करते हैं सूचना संचार संप्रेषण प्रौद्योगिकी, अर्थ और प्रकृति। इसमें हमें क्या क्या टॉपिक देखने हैं, शैक्षणिक तकनीकी की अवधारणा, शिक्षा में तकनीकी, हार्डवेयर उपागम, हार्डवेयर जो आपके उपकरण होते हैं, सॉफ्टवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर की जो टेक्निक्स हैं, अप्रोचेस हैं, शैक्षणिक तकनीकी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखना है इसका हमें, जो शिक्षा में तकनीकी का यूज़ किया जाता है उसका क्लासिफिकेशन। साथ ही सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी, अर्थ और प्रकृति, जैसा कि पहला टॉपिक भी है। फिर ये शायद ये गलत हो गया, अवश्रय माध्यम होगा ये, अवश्रय माध्यम, अवश्रव्य माध्यम, रेडियो, श्रव्य, सीडी या डीवीडी, पॉडकास्ट, इसके हम सबकी डेफिनेशंस देखेंगे। दृश्य माध्यम, टेलीविज़न, वीडियो, सीडी, डीवीडी, इसमें से मैं उन टॉपिक की डिटेल में चर्चा कर लूँगा जो आपके लिए नए होंगे। बाकी जो कॉमन टॉपिक है, जैसे टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, वीडियो, सीडी, डीवीडी है, इसका एक हल्का सा ओवरव्यू देख लेंगे। कंप्यूटर के आधारभूत घटक, कंप्यूटर के प्रकार, ई अधिगम, ई लर्निंग को कहते हैं, अधिगम लर्निंग को बोला जाता है, लर्निंग, ई अधिगम के लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई लर्निंग। साथ ही अब ई अधिगम और 24वीं सदी की कुशलताएं और दक्षताएं, ई अधिगम में प्रयुक्त संप्रेषण प्रौद्योगिकी, ई अधिगम और परंपरागत अधिगम, ई अधिगम यानी कि ई लर्निंग, और जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है लर्निंग का, शिक्षा में इंटरनेट के लाभ और इंटरनेट के अनुप्रयोग इन एजुकेशन। तो शैक्षणिक तकनीकी की अवधारणा, अधिकांश लोगों के लिए शैक्षिक तकनीकी का अर्थ केवल उन उपकरणों जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, कंप्यूटर तक ही सीमित है, जिनका वे कक्षा शिक्षण में प्रयोग करते हैं। वस्तुतः शैक्षणिक तकनीकी के अर्थ को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के प्रयोग तक ही नहीं समझना चाहिए। जैसे शिक्षा का प्रयोग व्यापक अर्थ के लिए किया जाता है, वैसे ही इसका अर्थ भी व्यापक है। अभिप्राय है कि शैक्षणिक तकनीकी पाठ्यचर्चा के डिज़ाइन और मूल्यांकन सीखने वाले को अधिगम, अनुभव प्रदान करने और इन्हें क्रियान्वित करने की समस्याओं से संबंधित है। इस पद के अर्थ को 2 हिस्सों में तोड़कर समझ सकते हैं, शिक्षा और तकनीकी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तकनीकी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों और सिद्धांतों का क्रमबद्ध अनुप्रयोग है। इसके नए उपकरणों एवं डिजाइनों द्वारा मानव की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा किसी भी सीखने वाले के विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यक ज्ञान को ग्रहण एवं प्रदान करने की प्रक्रिया है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शैक्षणिक तकनीकी शिक्षा के सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, जिससे मानव अधिगम में सुधार होता है। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में या बाइलिंगुअल होगा। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है पेपर बाइलिंगुअल ही होगा, क्योंकि उसकी एक वजह ये भी है कि इग्नू बहुत सारे कोर्स ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में कराता है और ऑल इंडिया ही इसके कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि आपको पता होगा, यूपी, बिहार वगैरह में भी इसके कई ब्रांचेज हैं, जहाँ पर जिन कॉलेजेस के अंदर इसके कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहाँ पर सब जगह हिंदी मीडियम में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए मैं प्री एजम्पशन लेकर चल रहा हूँ कि ये पेपर बाइलिंगुअल ही होगा। वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है पेपर बाइलिंगुअल ही होना चाहिए। तो नेशनल सेंटर फॉर प्रोग्रामिंग
प्रोग्राम लर्निंग ने शैक्षणिक तकनीकी की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में की है। शैक्षणिक तकनीकी सीखने की दशाओं के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रभावशीलता एवं दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित सिद्धांतों के बिना शैक्षणिक तकनीकी का अर्थ सीखने की दशाओं में सुधार के लिए अनुभव आधारित प्रयोग तक सीमित है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो अलग अलग विचारकों ने परिभाषाएं दी हैं। डेरिक उनविन 1969 के अनुसार ये शैक्षणिक तकनीकी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह शिक्षण और प्रशिक्षण के अपेक्षित मांगों के अनुसार तकनीकी कुशलताओं का प्रयोग है। GOM लेथ 1975 में ने परिभाषित किया है कि शैक्षणिक तकनीकी सीखने एवं सिखाने की दशाओं से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसका लक्ष्य शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रभावशीलता एवं दक्षता में वृद्धि करना है। यूनेस्को के अनुसार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा यूनेस्को की, शैक्षणिक तकनीकी एक संप्रेषण है, एक कम्युनिकेशन है जो शिक्षण और अधिगम के व्यवहारिक विज्ञान की वैज्ञानिक विधियों का परिणाम होती है। इस संप्रेषण में संचार के साधनों जैसे रेडियो, टेलीविजन, कैसेट आदि का प्रयोग ही हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। आगे यूनेस्को के द्वारा इस संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित मुख्य घटक बताए गए हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस के, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के इन्होंने मुख्य घटक बताए हैं, कंपोनेंट्स बताए हैं। लक्ष्य या व्यवहार आधारित उद्देश्य, दूसरा शिक्षार्थियों की विशेषताओं का विश्लेषण, पाठ्य वस्तुओं का चयन और संगठन, संचार माध्यमों का चुनाव, मूल्यांकन, असेसमेंट और प्रतिपुष्टि, फीडबैक। फीडबैक को प्रतिपुष्टि कहा जाता है। शिक्षा में तकनीकी या हार्डवेयर उपागम, हार्डवेयर अप्रोच, शिक्षा में तकनीकी को हार्डवेयर उपागम कहा जाता है। टेक्नोलॉजी जो कहलाती है वो हार्डवेयर उपागम कहलाती है। इसमें शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टेलीविजन, रेडियो, भाषा, प्रयोगशाला और अन्य उपकरण आदि को रखते हैं। स्पष्ट है कि शिक्षा में तकनीकी के अंतर्गत भौतिक उपकरणों को सम्मिलित किया जाता है। शैक्षणिक तकनीकी का यह पक्ष भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों से संबंधित है। इसका लक्ष्य ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मॉनिटर, कैमरा आदि का विकास है जिसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जा सके। अब शिक्षा की तकनीकी सॉफ्टवेयर का उपागम, सॉफ्टवेयर अप्रोचेस क्या है? सॉफ्टवेयर अप्रोचेस शैक्षणिक तकनीकी का शिक्षा की तकनीकी उपागम भौतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र से के उपयुक्त वैज्ञानिक शोधों से समस्या समाधान के लिए क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक उपयोग है। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के तकनीकी शिक्षण एवं अधिगम के तरीकों पर बल देती है जो ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र और प्रबंधन और साइबरनेटिक्स से प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया को प्रभावी बनाना होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि शिक्षा की तकनीकी अमूर्त या अस्पर्शीय पक्ष को सम्मिलित करती है। उदाहरण के लिए अध्यापक या प्रशिक्षक अनुदेशन सामग्री का संगठन करते हुए कई विधियों व तरीकों का उपयोग करते हैं। शिक्षण विधियां जैसे खोज विधि, सादृश्य शिक्षण, कार्यक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोग हैं। शैक्षणिक तकनीकी का वर्गीकरण, अब ये वर्गीकरण है दृश्य आधारित जो है, जैसे शाब्दिक, मुद्रित या छायाप्रति जैसे पाठ्य पुस्तक होती है, पूरक पुस्तकें या संदर्भ पुस्तकें जैसे रेफरेंस बुक्स कहा जाता है जो आप लोग यूज़ करते होंगे किसी टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए। विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया, पत्रिका, समाचार पत्र, दस्तावेज, लिखित सामग्री की छायाप्रति, जीरोक्स, कार्यक्रमित, ये सारी दृश्य तकनीकों में पर बेस्ड हैं। अब दृश्य जो चित्रित होती हैं ये दृश्य लिखित वाली थी, जो लिखित हो या प्रिंटेड हो या जीरोक्स हो, ये दृश्य वाली है चित्रित, जैसे कि पिक्चर्स की फॉर्म में हो या जो एनिमेशन की फॉर्म में हो या वीडियो की फॉर्म में हो, जैसे श्यामपट्ट लेखन या आलेखन, चार्ट, पोस्टर, जैसे फ्लो चार्ट होते हैं, जैसे मानचित्र, डायग्राम है, ग्राफ, फोटोग्राफ, कॉमिक्स वगैरह। अब श्रव्य जो ऑडिएबल होती हैं, ये मानव स्वर, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ऑडियो टेप, स्टीरियो रिकॉर्ड, रेडियो प्रसारण, FM वगैरह जैसे आपका दूरभाषी संवाद। अब दृश्य अप्रक्षेपित त्रिआयामी सामग्री, प्रतिमान, चित्रावली, ग्लोब, उच्चावच मानचित्र, स्पेसिमैन जैसे सिग्नेचर वगैरह होते हैं, कठपुतलियाँ, होलोग्राम, ये सारी इसी के डिटेल्स में टॉपिक हैं। ये ऑप्शंस में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी दृश्य आधारित तकनीकी नहीं का उदाहरण नहीं है, या दृश्य आधारित तकनीकी का उदाहरण है, या किसी और श्रव्य आधारित तकनीकी का उदाहरण है। इस तरह के ऑप्शन जैसे 3 किसी और के दे दिए जाएंगे, एक श्रव्य का दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन सा श्रव्य आधारित तकनीकी का उदाहरण है। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बन सकते हैं।
आगे है दृश्य स्थिर प्रक्षेपी सामग्री, जैसे स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ट्रांसपेरेंसी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर। ये गतिशील, ये डायनामिक है। गतिशील फीचर फिल्म जैसे वीडियो, टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन, वीडियो कैसेट। इसी तरह आगे मल्टीमीडिया पैकेज। ये सारे ऑप्शंस में आप इसको बिल्कुल वो ना समझें कि जैसे ये किसी काम का नहीं है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, सारे पर एक नज़र ज़रूर मार लेना, ताकि ये ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मल्टीमीडिया आधारित तकनीक का उदाहरण है, कौन सा बहुइंद्रिय तकनीक का उदाहरण है, कौन सा श्रव्य तकनीक का उदाहरण है, निम्न में से या कौन सा नहीं है। जैसे स्लाइड, टेप, कार्य पुस्तिका, रेडियो स्लाइड या मीडिया के नए माध्यम, या ऐसे भी आ सकता है कि रेडियो किस तकनीकी का उदाहरण है, निम्न में से किस तकनीकी का उदाहरण है, मल्टीमीडिया, मीडिया, श्रव्य आधारित या अदृश्य, दृश्य। इस तरीके से ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है। अब इसका अर्थ और प्रकृति देख लेते हैं। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का, आधुनिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सूचना तकनीकी और सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग समानार्थी के रूप में किया जाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी वृहद पद है जो सूचना तकनीकी और संप्रेषण तकनीकी को सम्मिलित करता है। इसमें रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आदि को रखते हैं। इन तकनीकियों को दो वर्गों में रखते हैं: उपग्रह सैटेलाइट आधारित संचार और भू आधारित संचार। सैटेलाइट आधारित संचार में किसी संचार उपग्रह के माध्यम से संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वालों के बीच संवाद होता है। भू आधारित संचार किसी भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश या राज्य में फैले ट्रांसमीटर के जाल द्वारा संप्रेषण का माध्यम है। भारत में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के लिए संचार की इसी तकनीक का प्रयोग करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा उपग्रहों की एक श्रृंखला के प्रक्षेपण के बाद टेली संचार में उपग्रह आधारित संचार को बढ़ावा मिला है। ये इसका एक चार्ट है जो आप देख सकते हैं। ये संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उदाहरण है, संचार प्रौद्योगिकी, ये सूचना प्रौद्योगिकी, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उदाहरण है, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उदाहरण। आगे चलते हैं। सीडैक, सूचना तकनीकी विभाग, भारत सरकार के अनुसार सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी शब्द उन तकनीकियों का घोतक है, ये घोतक होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सूचनाओं का संचार, भंडार व निर्माण, प्रदर्शन और साझा करती हैं। आईसीटी की इस व्यापक परिभाषा में रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, मोबाइल, सैटेलाइट तंत्र, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनसे जुड़े उपकरण, सेवाएं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और ब्लॉग आदि को सम्मिलित करते हैं। अब श्रव्य माध्यम यानी ऑडियबल जो सोर्सेस हैं, आपकी आवाज़ एक श्रव्य माध्यम है जिसका प्रयोग आप कक्षा शिक्षण में करते हैं। आप आवाज़ का प्रयोग दूसरों से संप्रेषण के लिए भी करते हैं। आवाज़ ध्वनि पैदा करती है। ये ध्वनि दूसरे तक संदेश भेजती है। जैसे प्रेक्षक, जैसे बोलने वाला, उसकी ध्वनि जाती है। ये ध्वनि एक संदेश का रूप है, वो प्राप्तकर्ता तक, रिसीवर तक जाती है। आगे रेडियो दीर्घकाल से उपयोग किया जा रहा जनसंचार का माध्यम है। ये देश में विस्तृत प्रयोग और आसान पहुंच वाली सूचना प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधित्व करता है। आजकल सभी रेडियो के एफएम चैनलों को ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। रेडियो की लोकप्रियता का कारण रेडियो आसान पहुंच और त्वरित गति है। ये दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा फेमस है रेडियो एफएम वगैरह यूज़ करना। 1917 में रेडियो को जन शिक्षा के प्रकार के माध्यम के रूप में देखा गया था। भारत में जुलाई 1927 में पहला रेडियो स्टेशन मुंबई में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1927 में कोलकाता और दिल्ली में 2 रेडियो स्टेशन और खोले गए। ऑल इंडिया रेडियो देश भर में रेडियो कार्यक्रम प्रसारित करता है। पहली बार वर्ष 1937 में रेडियो के कलकत्ता केंद्र ने शिक्षा कार्यक्रम प्रसारित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा कार्यक्रम पहली बार कलकत्ता केंद्र से, रेडियो के कलकत्ता केंद्र से प्रसारित किया गया था 1937 में, और जो आज तक चला आ रहा है। इसके बाद ज्ञानवाणी शिक्षा के लिए समर्पित एक एफएम चैनल है। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के संचार केंद्र ईएमपीसी से कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण एनसीईआरटी के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान सीआईईटी द्वारा विद्यालयीन बच्चों के लिए निर्मित कार्यक्रमों का प्रसारण भी ज्ञानवाणी द्वारा किया जाता है। इसको डेवलप किसने किया है? इग्नू ने, जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं। श्रव्य सीडी या डीवीडी, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। सीडी और डीवीडी के रूप में श्रव्य कार्यक्रमों का अभिलेखीकरण, रिकॉर्डिंग। श्रव्य कार्यक्रम शिक्षण अधिगम के लोकप्रिय संसाधन है। माध्यमिक कक्षाओं में इस तरह से तैयार की गई कहानियां, गीतों और कविताओं का बहुधा प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ व्याख्यानों और बहसों का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग कर ऑडियो सीडी तैयार की जा सकती है। और पॉडकास्ट, ये शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता हो। रेडियो एक जनसंचार माध्यम है, जबकि पॉडकास्ट एक वैयक्तिक संचार माध्यम है। इसे विशिष्ट लक्ष्यों के साथ तैयार किया जाता है और विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लक्षित समूह को उपलब्ध कराया जाता है। इसे शाब्दिक दृष्टि से देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पॉड, जिसे आईपॉड से लिया गया है, और कास्ट, जिसे ब्रॉडकास्ट से लिया गया है। अब श्रव्य दृश्य माध्यम, ये सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसके द्वारा विद्यार्थी की रुचि की पूर्ति की जा सकती है और उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है।
अध्यापकों द्वारा टेलीविज़न, वीडियो, मल्टीमीडिया कार्यक्रमों, अंतःक्रियात्मक वीडियो और अन्य श्रव्य दृश्य सूचना तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है। टेलीविज़न दर्शकों तक सूचनाओं को पहुंचाने का एक अन्य महत्वपूर्ण माध्यम है। ये दृश्य और श्रव्य प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप है। इसी कारण ये रेडियो जैसे श्रव्य माध्यमों की तुलना में अधिक प्रभावी है। अपनी बेहतर पहुंच के कारण ये दर्शकों की एक बड़ी आबादी तक अधिगम सामग्री को प्रत्यक्ष, प्रभावी और वैयक्तिक स्तर तक पहुंचा सकता है। भारत में 15 सितंबर 1959 को राष्ट्रीय टेलीविज़न नेटवर्क द्वारा दूरदर्शन नाम से टेलीविज़न सेवा प्रारंभ की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसलिए मैंने बोल्ड कर रखा है इसको। एडुसैट उपग्रह की मदद से अब भारत की लगभग प्रत्येक भाषा और प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया जा सकता है। वीडियो, सीडी, डीवीडी, वीडियो कार्यक्रमों की प्रस्तुति डीवीडी प्लेयर या कंप्यूटर पर की जा सकती है। CIET, NCERT द्वारा स्कूली बच्चों के लिए बहुत से सीडी और डीवीडी विकसित की गई हैं। मैंने आपको बताया जिनसे आप अवेयर हैं, जिन टॉपिक से, उनको मैं थोड़ा सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, जैसे कि वीडियो, डीवीडी का, कंप्यूटर का, और बाकी हम डिटेल में देख ही लेंगे। हम सभी कंप्यूटर के प्रयोग से परिचित हैं। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो मानव द्वारा दिए गए इनपुट को स्वीकार करता है, इसके आधार पर अनेक प्रकार के आंकड़ों का प्रसंस्करण करता है और अपेक्षित उद्देश्यों के अनुसार निर्गत आउटपुट प्रदान करता है। विभिन्न लक्ष्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर के आधारभूत घटक क्या हैं? कंप्यूटर अनेक घटकों से संयुक्त कार्यकरण वाला तंत्र होता है। घटकों से बना हुआ विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं। कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई, नियंत्रक या तंत्र या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के विभिन्न घटकों का प्रबंधन करने वाली इकाई है। ये प्रोग्राम अनुदेशों को पढ़ती है और इसे डिकोड करती है, इसे नियंत्रित संकेतों में बदलती है, जिसके द्वारा कंप्यूटर के अन्य हिस्से सक्रिय होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक गणना में होता है। अगला है मेमोरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें सूचनाओं का संग्रह और भंडारण होता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त मुख्य कार्यकारी स्मृति होती है, मेमोरी होती है। सीपीयू के निर्देशों पर रैम को किसी भी समय पढ़ा और लिखा जा सकता है। जैसे ही कंप्यूटर को बंद करते हैं, रैम पर दर्ज सूचनाएं स्वतः ही मिट जाती हैं, अतः रैम पर सुरक्षित कार्यक्रम अस्थायी होते हैं। और रोम रीड ऑनली मेमोरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रोम एक विशेष प्रकार की स्मृति है जिसमें दर्ज या संग्रहित सूचनाओं को किसी भी समय पढ़ा जा सकता है, इस पर लिखा नहीं जा सकता। यह कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। रोम में भंडारित कार्यक्रम अस्थायी नहीं होते हैं। अब ई अधिगम, ई लर्निंग, अब आया मेन टॉपिक आपका ई लर्निंग। इंटरनेट के चलन ने शिक्षा के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के विस्तार द्वारा ई अधिगम की अवधारणा का जन्म हुआ। ई अधिगम की विभिन्न परिभाषाएं हैं। ई अधिगम एक वृहद पद है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप अनेक तरह की तकनीकियां और अनेक तरह के शैक्षिक डिजाइन और प्रारूप होते हैं। ई अधिगम में सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षण अधिगम सम्मिलित हैं। ई अधिगम विद्यार्थियों को कंप्यूटर, LCD प्रोजेक्टर, टीवी, CD, रोम इलेक्ट्रॉनिक भंडारण उपकरणों और वर्चुअल कक्षा आदि के माध्यमों से अपनी गति से किसी भी समय और किसी भी स्थान पर सीखने का अवसर प्रदान करता है। यदि एक शिक्षक शिक्षण अधिगम में इस तरह के उपकरणों का प्रयोग करता है तो इसे ई अधिगम की संज्ञा दी जाती है। ई अधिगम के कई संस्करण हैं। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, प्रौद्योगिकी स्मृत अधिगम, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, अब कंप्यूटर समर्थित सहभागी अधिगम, इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण और वेब आधारित प्रशिक्षण। इसके बाद ई अधिगम के लक्ष्य, ई अधिगम के वृहद लक्ष्य निम्नलिखित हैं। ये सीखने वाले की अधिगम तक पहुंच बढ़ाता है, लर्निंग तक पहुंच बढ़ाता है और अधिगम को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, तो जिसमें आप किसी भी टाइम लर्निंग ले सकते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब के थ्रू इस लेक्चर को सुन रहे होंगे तो आप किसी भी टाइम सुन सकते हैं, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार। इस तरह ई अधिगम, ई लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है और इसको एक्सेस दूर तक आप किसी भी रिमोट एरियाज में बैठे बच्चे भी लेक्चर्स को सुन सकते हैं। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की गुणवत्ता और प्रभाविता को बढ़ाता है। ई अधिगम युक्तियों द्वारा विभिन्न विषय क्षेत्रों के लिए अपेक्षित कौशलों और दक्षताओं को विकसित किया जा सकता है। ई अधिगम विभिन्न विद्यार्थियों की अधिगम शैली संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। ई अधिगम के प्रयोग द्वारा शिक्षा की लागत को कम किया जा सकता है, अतः शिक्षा तंत्र मितव्ययी हो जाता है। ई अधिगम में प्रयुक्त संप्रेषण प्रौद्योगिकी, संप्रेषण प्रौद्योगिकी को अतुल्यकालिक और तुल्यकालिक दो वर्गों में रखते हैं। इन दोनों तरह के संप्रेषण प्रौद्योगिकी को की अधिगम, ई अधिगम हेतु प्रयोग की चर्चा निम्नानुसार है। अतुल्यकालिक एसिंक्रोनस टेक्नोलॉजी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस तरह के ई अधिगम में सभी भागीदार एक समय में एक दूसरे के साथ उपलब्ध नहीं रहते हैं। यहाँ भागीदार से अभिप्राय शिक्षकों तथा विद्यार्थियों से है। सूचना के स्थानांतरण में विद्यार्थी तथा अध्यापक अपनी अपनी गति से आगे बढ़ते हैं। जो सूचनाएं विद्यार्थियों को प्रदान करनी होती हैं उन्हें ब्लॉग के माध्यम से वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाता है।
इन्हें विद्यार्थी बाद में प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह विद्यार्थियों द्वारा दी गई सूचना और प्रतिपुष्टि को शिक्षक भी बाद में प्राप्त कर सकते हैं। अतुल्यकालिक संप्रेषण में विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच अंतःक्रिया एक समय पर नहीं होती। इंटरकनेक्टिविटी एक समय में साइमल्टेनियसली नहीं होती। जैसे कि मैं आप लेक्चर अपलोड करूंगा तो आप इसको देखेंगे, आप कुछ कमेंट करेंगे किसी भी तरह का, अच्छा या बुरा फीडबैक देंगे आप अपना, तो वह एक रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं होता है। ये एसिंक्रोनस टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ब्लॉग, विकीज, वीडियो ब्लॉग या डिस्कशन फोरम, ईमेल, ये सब अतुल्यकालिक संप्रेषण के उदाहरण हैं। ये इसका एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे इसके मेथड है। ब्लॉग, पॉडकास्ट, डिस्कशन बोर्ड, फोरम, इलेक्ट्रॉनिक मेल, विकी, जैसे विकीपीडिया, विकी से मतलब है विकीपीडिया, वीलॉग, इस तरह ये सारे इसके उदाहरण हैं। अब तुल्यकालिक संप्रेषण, सिंक्रोनस तुल्यकालिक संप्रेषण में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया एक ही समय पर होती है, यानी कि लाइव क्लास का उदाहरण है। तुल्यकालिक विधि में सूचना के आदान प्रदान में कोई समय अंतराल नहीं होता है। अध्यापक और विद्यार्थी की सतत संवाद होता है, सस्टेनेबल कम्युनिकेशन होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अतुल्यकालिक विधि की तुलना में तुल्यकालिक विधि अधिक उपयोगी होती है। पहले शिक्षण विधि के लिए अतुल्यकालिक विधि का अधिक प्रचलन था, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी में विकास के कारण इंटरनेट और इससे संबंधित अन्य विधियों के द्वारा सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया और भी सरल हो गई। तुल्यकालिक संप्रेषण के सरलतम रूप में दो व्यक्ति, अध्यापक और विद्यार्थी, एक समय पर चर्चा से जुड़ते हैं, यानी कि लाइव क्लास में डिस्कशन आप कर सकते हैं, आप अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं, उसके जवाब ले सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, आप उस फीडबैक पर कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया साइमल्टेनियसली रियल टाइम में होती है। उदाहरण के लिए विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थी उसी कक्षा विशेष के समस्त विद्यार्थियों और उसी विद्यालय के समस्त अध्यापकगण चर्चा में जुड़ सकते हैं। तुल्यकालिक संप्रेषण का उदाहरण ऑनलाइन चैट, फोन कॉल, वीडियो चैट या वर्चुअल कक्षाएं, जैसे वर्चुअल क्लासेस होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ये इसका एक डायग्राम है तुल्यकालिक संप्रेषण का। फेस टू फेस टॉक, ऑनलाइन चैट, वीडियो चैट, फेस टू फेस टॉक भी एक तुल्यकालिक टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। आमने सामने अगर आप किसी से बात कर रहे हैं ओरली, तो वो भी एक तुल्यकालिक संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। आभासी कक्षाएं, वर्चुअल क्लासेस, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट। आगे अंतःक्रियात्मक बोर्ड, ये प्रोजेक्टर से जो यूज़ किए जाते हैं बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, ये कंप्यूटर और प्रोजेक्टर से जुड़ा एक विशालकाय बोर्ड होता है। प्रोजेक्टर के माध्यम से कंप्यूटर के वीडियो आउटपुट को व्हाइट बोर्ड पर प्रक्षेपित किया जाता है, जो एक बड़े टच स्क्रीन की तरह कार्य करता है। पेन, उंगली या किसी अन्य उपकरण के द्वारा उपयोगकर्ता स्क्रीन के माध्यम से कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। अंतःक्रियात्मक बोर्ड प्रायः 4 तरह के डिजिटल लेखनी उपकरणों, राइटिंग यूटेंसिल्स से युक्त होते हैं, जिसके द्वारा परंपरागत बोर्ड पर लिखने वाले मार्करों के बदले डिजिटल स्याही से लिखा जाता है। अधिगम प्रबंधन तंत्र, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वर्ल्ड वाइड वेब पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर तंत्र की हमें आवश्यकता होती है। इसे अधिगम प्रबंधन तंत्र LMS कहते हैं। यह सॉफ्टवेयरों का एकीकृत समुच्चय होता है जो ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के प्रशासन, प्रगति और रिपोर्टिंग में सहायता करता है। अध्ययन कार्यक्रमों के समय सारणीयन, पंजीकरण और आकलन के लिए यह केंद्रीकृत संगठन उपलब्ध कराता है। मूडल और ब्लैक बोर्ड इसके उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल है मूडल और ब्लैक बोर्ड। ये पूछा जा सकता है आपसे ऑप्शन में कि मूडल और ब्लैक बोर्ड निम्न में से किसके उदाहरण हैं। शिक्षा में इंटरनेट प्रौद्योगिकी युग का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो राउटर और सर्वर के जरिए किसी भी कंप्यूटर को दुनिया के किसी भी अन्य कंप्यूटर से जोड़ता है। जब दो कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं तो इनके बीच किसी भी तरह की विषय वस्तु, वीडियो, ऑडियो और कंप्यूटर प्रोग्राम को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट परस्पर संबंधित बहुत से कंप्यूटरों का वैश्विक जाल है जो वैश्विक स्तर पर करोड़ों लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP या IP का प्रयोग करता है। ये स्थानीय से वैश्विक स्तर पर फैले करोड़ों निजी, सार्वजनिक, एकेडमिक, व्यावसायिक, प्रोफेशनल और सरकारी जालों का समुच्चय है। ये वृहद जाल तंत्र एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी से संबंधित होते हैं। इंटरनेट पर व्यापक सूचनाएं, संसाधन और सेवाएं उपलब्ध होती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल इस इंटरनेट के उदाहरण हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का महत्व इस पर चर्चा करेंगे। और 2-3 लेक्चर में चाहे थोड़े लंबे हो जाएं, लेक्चर थोड़े लेंथी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ 2-3 ही लेक्चर में इसको कवर कर दूंगा, चाहे भले ही लेक्चर थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।